हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एहसास आपके अल्फाज हमारे विद लोकेश गुप्ता। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम हर बार आपके लिए एक ख़ास शख्सियत के साथ मुलाकात करवाते हैं और आज की हमारी ख़ास शख्सियत कई मायनों में ख़ास है। तो आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनके बारे में आपको बता दें कि रंजीता सिंह से रंजीता सिंह फलक बनने तक का उनका जो सफ़र है वो कैसा रहा, और साथ ही उनके जो विभिन्न आयाम हैं, वो कवित्री हैं, शायरा हैं, वो सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, सामाजिक सरोकारों में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। कई जगह पर उनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मासिक पत्रिका कवि कुंभ की रंजीता सिंह जी संपादक और प्रकाशक हैं और साथ ही बीइंग विमेन संस्था से जुड़ी हुई हैं और उसकी अध्यक्ष हैं। उनकी कंप्लीट जर्नी के बारे में उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं रंजीता सिंह जी के बारे में। रंजीता सिंह जी, आपका हमारे कार्यक्रम एहसास आपके अल्फाज हमारे विद लोकेश गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया लोकेश जी, इस खूबसूरत कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए और अपना वक्त देने के लिए बहुत आभार आपका भी। बहुत शुक्रिया मैम। और रंजीता जी, सबसे पहले हम और हमारे जो जितने भी दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कहाँ पर बीता और जो आपकी एजुकेशन है, जो प्रारंभिक शिक्षा आपकी है, वो सब कहाँ से पूरी हुई? मेरा बचपन जो है वो बिहार में बीता, बिहार और यूपी दोनों जगह बराबर। चूँकि मेरे पिता प्रोफेसर थे और वो बिहार यूनिवर्सिटी में थे, तो उनके कई जगह तबादले होते रहे और अमूमन मेरा बचपन जो है वो बिहार में ही बीता। और मेरी शिक्षा दीक्षा भी जो है वो बिहार से ही हुई। और जब प्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी से मैंने केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर किया है, रसायन शास्त्र में? जी हाँ। और उसके बाद फिर आप आए हैं इस फील्ड में? अरे वाह। तो मैं शुरू से साइंस की स्टूडेंट रही, लेकिन साहित्य से मेरा बड़ा लगाव रहा। मैं अपने कॉलेज के स्कूल के दिनों से ही लिखती रही हूँ और मुझे हिंदी में तब डिस्टिंक्शन आते थे, इतनी अच्छी मार्किंग आती थी, लेकिन बस मेरे मन में ये था कि मैं साइंस पढ़ना चाह रही थी। तो बचपन जो था मेरा, असल में मुझे लगता है कि ये जो मेरा लिखना पढ़ना या एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे जो मेरी दुनिया है, उसमें कहीं ना कहीं मेरे बचपन का बहुत हाथ है। क्योंकि मेरे पिता जो थे वो सिर्फ एक शिक्षाविद नहीं थे, वो एक बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट थे और उस समय जेपी मूवमेंट के बड़े सक्रिय कार्यकर्ता थे, बहुत ही अच्छे और बेहतरीन पत्रकार थे। ब्रजनंदन सिंह विद्यार्थी के नाम से वो लिखते थे और उस समय की सभी लीडिंग पेपर्स में, जैसे इंडियन नेशन, एक्सप्रेस और द पुपिल वगैरह में एडिटोरियल पेज पे उनके कॉलम्स छपते थे। और बल्कि उस टाइम में तो अगर हम देखें तो जो न्यूज़पेपर है, जो प्रिंट मीडिया है, वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करता था। बहुत ज्यादा, क्योंकि ना तो इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था और सैटेलाइट का तो कहीं दूर दूर तक नाम ही नहीं था। और मेरे जन्म से पहले जब इमरजेंसी वगैरह शायद लगा था, तो उस वक्त वो महीनों महीनों जेल रहते थे। तो मैंने उनको एक बहुत सादा जीवन, उच्च विचार की तरह की जिंदगी को जीते हुए देखा है। तो मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है, और दूसरी चीज़ क्या है कि बिहार जैसी जगह में भी रह के मैं बहुत लीड
चाइल्ड हूँ। मैं अपने माँ बाप की शादी के 19 साल बाद हुई थी। अरे, तो राजपूत परिवार से हूँ। बहुत मन्नतों के बाद। जी, और एक बहुत ही ठेठ राजपूत परिवार, जो जमींदार घराने का परिवार, जहाँ पापा सबसे बड़े लड़के थे। वैसे में एक बड़ा पारिवारिक दबाव आता है कि आप दूसरी शादी कर लीजिए अगर आपको 15-17 साल बच्चे नहीं हो रहे। लेकिन मेरे फादर एक इतने आइडियोलॉजी को लेकर चलते थे कि उन्हें लगता था कि नहीं, मैं सिर्फ इसलिए शादी नहीं कर सकता कि मुझे कोई बच्चा नहीं है। तो मैं ये सब चीज़ें जब आज सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे पिता के अंदर जो कुछ एक बहुत ही अलग तरीके का एक उनका जो व्यक्तित्व था और उनकी जो सोच थी, शायद उसकी कुछ परछाई मुझ में आई है। बिल्कुल आई। और मुझे पाला पोषा भी गया, तो ऐसा नहीं कि आम बिहारी परिवार की लड़कियों की तरह मैं शुरू से अपने पिता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताती थी। चूँकि राजनीति और लेखन इन दोनों चीज़ों से वो जुड़े हुए थे, तो वो जितने भी पॉलिटिकल सभाओं में जाते थे हमेशा मुझे लेके जाते थे। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा वक्ता होना शायद मैंने उन सभाओं के दौरान सीखा। वैसे बड़े बड़े लोगों की जब मैं भाषण सुनती थी, अच्छा, और ये जो है प्रोनाउंसिएशन वगैरह को लेकर वो बड़े आग्रही और सतर्क रहते थे, सजग रहते थे। हमारा एक ड्यूटी होता था कि उस समय रेडियो पे ना न्यूज़ आती थी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, वो तीनों हमें सुनाई जाती थी और हमें सुनना पड़ता था। तो मुझे लगता है कि ये कुछ चीज़ें थी जो बड़ी बेहतर थी और अलग सी थी। तो कहीं ना कहीं ये कहें कि ना चाहते हुए भी वो जो तैयारी है, जो ग्रेजुअली वो धीरे धीरे वो तैयारी बचपन से ही शुरू हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब भी जैसे कहीं मैं कोई इंटरव्यू देती हूँ या दूरदर्शन वाले कई बार जब उनके प्रोफेशनल एंकर नहीं होते तो वो मुझे बुला लेते हैं। अच्छा, आप एज एन एंकर भी उसको प्रोग्राम को एंकर कर देते हैं? हाँ, मैं अक्सर करती हूँ, खासकर डीडी चैनल के लिए मैं ज़्यादातर करती हूँ। तो मुझे ये लगा कि डीडी बिहार ही नहीं, उत्तराखंड भी, यूपी भी, हिमाचल भी, बहुत जगहों पे। तो मुझे ये लगता है कि हमें अखबार दिया जाता था सुबह कि तुम ये न्यूज़ पढ़ के सुनाओ। तो एक न्यूज़ रीडर की तरह कहाँ किस बात को बोलते वक्त कितना ठहराव होना है या आपकी भाषा की शुद्धता क्या होनी है, ये सारी चीज़ें जो थी ये मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई के दरमियान या अपने पिता की सोहबत में सीखी। अरे वाह, बहुत बेहतरीन। और एक पत्रकार के तौर पे वो इतने प्रखर थे और एक ईमानदार वृत्ति के थे। उन्होंने कभी समझौते नहीं किए, वरना वो जिस पद पे थे वो बीएस के एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन सेटर हुआ करते थे। अच्छा जी। और बहुत ही अच्छा रसूख था उनका, लेकिन उन्होंने कभी समझौते नहीं किए। जैसे हमारे यहाँ जब कॉपियाँ आती थी स्टूडेंट्स की तो पैरवी आती थी उस जमाने में कि सर इसका नंबर बढ़ा दीजिए, तो जिसकी पैरवी आती थी हमेशा एक जेन्युइन स्टूडेंट जो बहुत अच्छा लिख रहा होता था उसकी मार्किंग के नीचे ही पैरवी वालों की मार्किंग रहती थी, क्योंकि उनका एक ये सोचना था कि एक लड़का जिसके लिए कोई पैरवी नहीं है और उसने बहुत अच्छा लिखा है तो चाहे कोई कितना भी मेरा करीबी है मैं इससे अधिक नंबर उसको नहीं दूंगा। तो ये जो एक उनके व्यक्तित्व की दृढ़ता थी, जो एक उनकी ईमानदार सोच थी, वो सब चीज़ें मुझे आज अब समझ में आती हैं कि वो कहीं ना कहीं बच्चों के बड़ा मुश्किल होता है समाज में रह करके इन चीज़ों से आप दो चार होते हैं हर रोज और उसके बाद भी आप अपने आप को इन चीज़ों से बचाकर चलते हैं, बड़ा मुश्किल होता है इन चीज़ों को लेकर। तो जैसे हमने बात की कि आपकी जो ये कविता लिखने की जो आपकी एक शौक कहें इसको, तो वो किस उम्र से आपको लगता है कि वो शुरू हो गया था? मुझे लगता है मैं बहुत छोटी थी। मैं जिस शहर में थी वहाँ सिर्फ एक कॉन्वेंट स्कूल था, तो सेंट माइकल्स। तो मुझे उसमें दाखिला दिलाया गया था। मैं वहाँ की बड़ी अच्छी और प्यारी बच्ची मानी जाती थी, पर मुझे शुरू से थोड़ा डांस, गाना, क्लासिकल इन चीज़ों का शौक था। अब दर्शकों धीरे धीरे और शौक जो है मैम वो सामने आ रहे हैं। तो उस वक्त बस दिक्कत ये थी कि पिताजी हर चीज़ की इजाज़त देते थे, लेकिन वो शास्त्रीय नृत्य की इजाज़त नहीं देते थे, शायद जो भी उनके दिल में रहा हो। तो 4th क्लास में उन्हें पता चला कि मैं शायद कथक सीखना मैंने शुरू किया है, तो उस स्कूल में उन्होंने मुझे एक बार सबके सामने थोड़ा डांट दिया कि ये नहीं चलेगा। तो मैं 4th में थी, मुझे ये लगा कि ये बड़ा अपमानजनक हो गया, तो मैंने कह दिया अब मैं नहीं पढ़ूंगी, मतलब मैं इस स्कूल में जाऊंगी नहीं। अब दिक्कत ये थी कि उस स्कूल के अलावा सिर्फ हाई स्कूल बचते थे जो 6ठी क्लास से शुरू होते थे। तो 4th क्लास के बाद मेरी जिद की वजह से मुझे 6ठी और 7वीं के मतलब टेस्ट दिलवाए गए गवर्नमेंट स्कूल के, क्योंकि वो स्कूल भी 5th तक ही था जो कॉन्वेंट था। दुर्भाग्यवश चूंकि मैं पढ़ने में बहुत तेज थी तो मैंने 6ठी और 7वीं दोनों के टेस्ट निकाल लिए।
तो मैं 4th के बाद मेरा जो करियर है, एजुकेशन है, वो एक लंबे जंप के साथ मैं 7th में चली गई। आपने लॉन्ग जंप लिया यस, 7th में जाने के बाद मेरा अचानक से लिखना पढ़ना इसलिए शुरू हो गया कि मैं उस क्लास की सबसे छोटी लड़की थी और मेरे साथ वाले मुझे एकदम से मतलब अजनबी की तरह, मतलब मुझे ये लगता था कि मैं उस क्लास की हुई नहीं। वो इस चीज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। और एक अजीब सी चीज मेरे आसपास घिर गई, मुझे लगा कि मैं कहाँ हूँ। अच्छा, मेरे जो कॉन्वेंट क्लास के बच्चे थे, एक उनका वातावरण और एक पूरे सरकारी स्कूल का वातावरण, ये बहुत अलग था। तो मैं अपनी जिद में तो आ गई थी, लेकिन मैं उस स्कूल के इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी और यहाँ से मैं अकेली होती गई। तो एक चुप्पी मेरे अंदर धीरे धीरे आती गई। मुझे ऐसा लगता गया कि नहीं, ये सारे लोग मुझे शायद कभी अपनाएंगे नहीं, और मैं फिर उन लोगों के बीच जाना कम चाहती थी। तो 7th क्लास से बहुत तरीके से मुझे याद है कि तब मैं अपना ज़्यादा समय, उस समय अमर चित्र कथाएँ वगैरह होती थी, मैं पापा के साथ डेली शाम को जाती थी बुक स्टॉल्स पे, तो मैं पढ़ती थी और फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कुछ कुछ लिखने लगी थी। तो ये लिखना और पढ़ना मेरा शुरू हुआ था क्योंकि मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती मेरे थी। ख्याल में वो वहाँ पर उस माहौल में वो दोस्त नहीं बन पाए, तो आपने जो किताबें हैं और लेखन है उसको अपना दोस्त बना लिया। सबसे अच्छा तो ये रहा और फिर ये लगातार मेरे साथ बना रहा। फिर मुझे लगता रहा कि मैं सबके बीच रहते हुए ये शायद मेरी आदत हो गई, कहीं ना कहीं आज भी ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है कि मैं सबके बीच होती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरा एक कोना सिर्फ मेरा होता है। और मुझे ये लगता है कि शायद जब भी मुझे खुद से बात करनी होती है तो फिर मेरी कविताएं ही मेरे साथ होती हैं। मतलब आपके मन में जो भी इमोशंस हैं, जो भी भावनाएं हैं, जो भी आपके दिल में उस समय की जो आपकी व्यथा है, उसको आप कागज पर लिख डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने जैसे मेरा ये पहला कविता संग्रह है प्रेम में पड़े रहना, तो जब मैं इसकी भूमिका लिख रही थी तो मैंने यही लिखा कि मुझे ऐसे लगा कि मैं किसी अज्ञात टापू पे फंस गई हूँ। उनकी भाषा मैं नहीं समझ पा रही, मेरी भाषा वो लोग नहीं समझ पा रहे। तो वैसे में फिर एक आत्मसंवाद की जो स्थिति होती है, आदमी खुद से ही बात करना शुरू करता तो है। मुझे ये लगता था कि मैं खुद को ही खुद के लिए कन्विंस करना चाह रही थी कि हाँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। और लड़कियाँ चूँकि उस समय थोड़ा बिहार में एक अलग तरीके से रखी जाती थी और हमारे यहाँ चूँकि ऐसा नहीं था, मुझे खुली आज़ादी उस वक्त में भी जितना आपको एक्सपोजर दिया गया और जितना परिवार की आपकी सपोर्ट रही और खासकर जो पिताजी की सपोर्ट रही, वो एक बहुत बड़ा तो इस वजह से मेरा व्यक्तित्व बड़ा अलग रहा ना। तो वहाँ की लड़कियों में मुझे मिसफिट माना जाता था, क्योंकि ये लड़की जो शाम को अपने फादर के साथ जाती है, ये चौक चौराहे पे बैठ के बुक स्टॉल पे मैगजीन्स पढ़ती है, ये चाय की दुकान पे खड़ी होकर अपने पिता के साथ चाय पीती है, ये राजनीतिक चर्चाओं में रहती है। वो उनके दिमाग में एक अपवाद था। हाँ, तो उसने मेरे एक व्यक्तित्व को एक ऐसा एक अलग सा बिल्कुल मोड़ दे दिया कि लोग मुझे समझने लगे कि ये बहुत अलग सी है। तो ये अलग से लोगों की नजर में होते होते शायद मैं अलग ही हो गए। जी 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 जी। लेकिन वो अच्छे के लिए अलग हो गए। हाँ, बिल्कुल। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि मैं एक बहुत ही लिबरल और अच्छे परिवार में पैदा हुई। ये मेरी खुशकिस्मती रही और मैं आज जो कुछ भी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पिता ना होते तो शायद मैं वो नहीं होती जो मैं आज हूँ। और आमतौर पर देखा गया है जो लोग लिखने पढ़ने में या जो हिंदी में ज़्यादा बातचीत करते हैं, लिखते हैं, उनके लिए आर्ट्स जो है वो एक फिट स्ट्रीम माना जाता है। बट अगेन आपने वहाँ पर फिर एक और लाइन चेंज की आपने कि आप साइंस में आए और आपने केमिस्ट्री में किया। ये भी एक बड़ा रोचक प्रसंग है। मेरे फादर हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। तो जब मैंने 10th कर लिया तो एडमिशन की बात आई तो मम्मी ने कहा कि किसी ने पूछा कि हाँ बच्चियाँ क्या करेगी, वहाँ बच्चियाँ बोलते हैं लड़कियों को, तो माँ ने कहा हाँ क्या करेगी, हिस्ट्री ले लेगी। बाकी लोग भी यही उम्मीद कर रहे थे कि इसके फादर हिस्ट्री के हैं। मुझे बस ये बात समझ में नहीं आई कि अगर मेरे पिता हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं तो इसमें ऐसी कौन सी बात है कि मैं भी हिस्ट्री ले लूंगी। आमतौर पर देखा ये जाता है ना रंजीता जी कि डॉक्टर का बच्चा जो है वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का इंजीनियर बनेगा। तो लेकिन ये पहला विद्रोह जो था, जो देखिए मुझे लगता है कि कुछ विद्रोह की जो प्रवृत्ति होती है वो इनबिल्ट होती है। मेरे अंदर एक आदत है कि मैं एक लेखिका हूँ, राइटर हूँ, पत्रकार हूँ, मैं जो भी हूँ उससे पहले मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैंने हमेशा ये फील किया कि मुझे ये टीच नहीं किया गया, ये सिखाया नहीं गया, लेकिन मेरे फादर के पास एक बड़ी समृद्ध लाइब्रेरी थी। प्रोफेसर थे, बहुत सी किताबें उन्हें गिफ्ट में भी मिलती थी और वो बहुत स्टूडियस थे। मतलब मैं आपको बताऊं कि मैंने उन्हें कम से कम 6-6, 7-7 घंटे रोज पढ़ते देखा है, रोज।
उस स्टडी में मैं हमेशा होती थी। तो तब मैं छोटी थी, तो जो भी सोशल इंफॉर्मेशन की बुक्स होती थी एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह में, तो जैसे कुछ राजा राम मोहन राय की, तो कुछ गांधी की, तो कुछ नेहरू की, इस तरह से मतलब सावरकर जी की, विवेकानंद की, बहुत सारी चीज़ें पापा मुझे छोटी छोटी सी ऐसी देते थे। अमर चित्र कथाएं वो खासकर मुझे देते थे। तो मुझे ये लगता था कि ये सारे लोग जो हैं, इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको सब लोग याद करते हैं, इनको आज भी पढ़ा जाता है। मैं एक छोटी बच्ची थी और मुझे इस बात की बड़ी लालसा होने लगी कि ऐसा क्या करना होता है जिसके लिए लोग आपको याद करते हो। तो उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा, जब तुम अपने समाज, अपने आसपास के लोगों की परवाह करोगी, तो जब तुम नहीं भी रहोगी तो तुम्हें तुम्हारे बाद वाले लोग भी याद करेंगे। तो मुझे अपने फादर का ये फर्स्ट वर्जन याद है कि आप अपनी ज़िंदगी में चाहे कितने भी सफल हो जाएं, वो उतना मायने नहीं रखता, लेकिन आप अगर अपनी ज़िंदगी में आपने किसी का कुछ भी भला किया है तो वो आपका एक बड़ा एसेट है, आप याद किए जाएंगे। तो कुछ इस तरह की एक जो मेंटल अपब्रिंगिंग मेरी हो रही थी, और उसके साथ एक प्रतिरोध मेरे अंदर रहता था। जैसे मैं देखती थी कि वहाँ क्या होता था कि कोई लड़की है, उसकी शादी हुई और उस समय कुछ टॉर्चर के किस्से होते थे, तिलक दहेज का बहुत लेना देना था। तो उसमें लड़कियों को बताया जाता था कि कोई नहीं, सास ससुर कोई गाली दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, हाँ हमने दहेज कम दिया है इसलिए तुम्हें सहना पड़ रहा है। तो मुझे ये बातें ना तब भी बुरी लगती थी। मेरी उम्र नहीं थी ये समझने की कि ये बातें बुरी हैं, पर मुझे बुरी लगती थी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगती थी कि क्यों लड़की है तो ऐसा क्यों नहीं करेगी। तो पढ़ाई में भी बिल्कुल यही वाली, जैसे डांस के लिए मैंने कहा, वो 4th क्लास का पहला विद्रोह था कि मेरे पिता बहुत अच्छे व्यक्ति थे, मैं आज भी कह रही हूँ, लेकिन मैं उन्हें इस बात के लिए माफ़ नहीं कर पाई कि उन्होंने मेरा क्लासिकल डांस क्यों छुड़वाया। शायद एक ज़मींदार घर से आने का वो एक नतीजा था कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी लड़की स्टेज परफॉर्मेंस दे। लेकिन सारे खुले विचार के होने के बावजूद उनकी एक बात मुझे इतनी नागवार गुजरी कि मैंने सीधे कहा मैं इस स्कूल में नहीं जाऊंगी। तो ये एक जिद जो थी मेरे अंदर, वो शायद शुरू से मेरे अंदर रही है। और ये जैसे ही मैं 10th में गई, मुझे बार बार सुनने को मिला कि हाँ प्रोफेसर साहब की बेटी ठीक है हिस्ट्री पढ़ेगी। मैंने कहा नहीं, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ूंगी, मैं साइंस पढ़ूंगी। तो मुझे बायो दिलवाया गया। अब जब मैं ग्रेजुएशन में आई तो फिर बात वही आई कि ऑनर्स करना है बॉटनी या ज़ूलॉजी। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, मेरे नंबर सब में अच्छे आते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी चारों में। माँ ने फिर गलती से कह दिया ठीक है, बॉटनी चाहे जूलॉजी जो मन है ले लेना। उसने फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ दिया और आपने फिर वही पकड़ा। फिर मैंने कहा कि क्यों फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों नहीं। तो माँ कहने लगी अब क्या बेकार का इतना सारा लैब और ये नहीं रहने दो। अब बात फिर यही अटक गई कि माँ ने कहा कि फिजिक्स में सिर्फ 2 लड़कियां हैं और केमिस्ट्री में है ही नहीं अभी, तो तुम क्या जाओगी सारे लड़कों के बीच में मूली बैठी रहोगी। अब फिर ये बात फंस गई मेरे दिमाग में। तो फादर के साथ एक इतना कनेक्शन था कि मैंने कहा कि नहीं पापा, मैं या तो फिजिक्स ही पढ़ूंगी या केमिस्ट्री। तो फिर फादर ने पूछा कि अच्छा ये बताओ फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा अच्छा क्या लगता है। तो मुझे केमिस्ट्री का लैब बड़ा अच्छा लगता था अपना। तो मैंने कहा ज़्यादा अच्छा तो केमिस्ट्री लगता है। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब तुम्हें अपने मन का ही करना है तो फिर पूरी तरह अपने मन का करो, फिर फिजिक्स की बजाय केमिस्ट्री ही लो। तो मुझे आज भी जब मैं लाइफ में कहीं कंफ्यूज्ड होती हूँ कि 2 चीजें मैं ऑप्ट कर रही हूँ, एक चीज मुझे थोड़ी कम पसंद है या एक चीज मैं जो सामाजिक दबाव की वजह से अपनाना चाहती हूँ, और दूसरा जो शायद मुझे लगता है कि इस बात पर सोशल ऑब्जेक्शंस होंगे लेकिन मुझे पसंद है, तो मुझे फिर फादर की वही बात याद आती है कि अगर अपने मन का करना है तो पूरा ही तरह से कीजिए। तो ये स्ट्रेंथ जो है ये भी मुझे उनसे मिला, उनसे ही विद्रोह करके और उनसे ही ये स्ट्रेंथ मिला। तो फिर मैंने केमिस्ट्री से किया और फिर एमएससी भी मैंने केमिस्ट्री से की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा स्पेशलाइजेशन रहा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, केमिस्ट्री से पढ़ते वक्त चूँकि ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे इन फ्यूचर में क्या करना है, प्रोफेसर हो जाना है, टीचिंग प्रोफाइल में चले जाना है। टीचिंग प्रोफाइल बड़ा सुकूनदेह था। तो जब आपने केमिस्ट्री ली और आपने एमएससी किया उसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर, तो आपका कोई विजन होगा कि केमिस्ट्री में क्यों ले रही हूँ भाई, मेरे को इसके अंदर आगे जाके पढ़ाना है, पढ़ना है, या मैं जिस जगह में थी, मैं बिहार के जिस परिवेश में थी, वहाँ मेरे पास इतने ऑप्शंस शायद नहीं थे, और हमारी पढ़ाई के दरमियान उतनी चीज़ें उस वक्त लड़कियाँ नहीं सोचती थी। बट मुझे इज्जत था कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ लेना है। मैंने उसे पढ़ लिया, लेकिन मुझे हमेशा फैंटेसाइज करता था यूपीएससी।
मतलब मैं कोई सिविल सर्विसेज करना या फिर मैं कोई मल्टीनेशनल कंपनी की कॉर्पोरेट जॉब करना, जो तब बिल्कुल नया MBA का ट्रेंड चला था। मैं ये चाहती थी, मैं एक सोशल इंटरेक्टेड जॉब चाहती थी। और मुझे ये लगता था कि हमेशा यहाँ भी फिर वही बात आती है कि MSc करके मैंने PhD या बाकी कुछ करने के बाद टीचिंग प्रोफेशन क्यों नहीं चुना। तो लड़कियों के लिए मेडिकल और टीचिंग दो बड़े सेफ प्रोफेशन खासकर बिहार में, यूपी में माने जाते हैं। तो मुझे फिर ये लगता था कि क्यों सारी लड़कियाँ पढ़ के टीचर या डॉक्टर ही क्यों बने। तो दैट टाइम मैंने फिर कोशिश की, हालांकि UPSC भी मैंने दिया, UPPCS का मेंस भी मैंने निकाला, लेकिन फिर उस दरमियान मेरी शादी हुई, बच्चे हुए, इंटरव्यूज़ वगैरह के वक्त में कुछ ऐसा मेरा पारिवारिक माहौल रहा ससुराल में कि मतलब ये समझा गया कि ये कहीं ज़्यादा कुछ अगर हो गई, मतलब ये IAS IPS बन गई तो पता नहीं परिवार में रहेगी कि नहीं। तो एक असुरक्षा की वजह से मुझे रोका गया, और तब मुझे ऐसा भी नहीं लगा कि मुझे रोका जा रहा है। मुझे लगा चलो ठीक है, इट्स ओके, फैमिली लाइफ भी एक ज़रूरी चीज़ है। तो कुछ सालों तक मैं एकदम एक आम औरत की तरह अपने बच्चों, अपने घर, अपनी दुनिया में रही। फिर उसके बाद मुझे अचानक से कुछ सालों बाद ऐसा लगने लगा कि मैं फिर किसी ऐसी टापू पे हूँ जहाँ मैं कौन हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक छोटी सी घटना हुई थी कि आस पड़ोस की कोई शादी हुई थी, उनकी सास आई मिठाई लेकर। उन्होंने कहा हमारे यहाँ मेरी बहू ना बड़ी तेज है, वो MA पास आ रही है और टीचर है। तो मेरी सास ने कहा हाँ, जो तेज रहेगा वही तो नौकरी करेगा। तो मुझे अचानक से ऐसा लगा कि क्या मैं तेज नहीं थी, मैं साइंस की स्टूडेंट थी, इतनी पढ़ी लिखी थी। तो मैंने क्या किया अपने साथ, पहली बार मुझे लगा कि मैंने क्यों छोड़ा ये सब। फिर मुझे लगा कि नहीं, शायद मुझे कुछ करना चाहिए। तो कुछ करने वाली बात ऐसी छोटी छोटी 2-4 सामाजिक चीज़ों के बाद आई कि आपको प्रूफ करना पड़ता है, आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा पाई है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन क्या है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें, अच्छा लिखना पढ़ना तब भी चलता रहा। लिखना मेरा कभी नहीं छूटा। इस दरमियान पता नहीं कितनी डायरियाँ भरी होंगी, क्या क्या कुछ हुआ होगा। थोड़ा बहुत तब मैं पेन नेम सपना लिखती थी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे नाम से मेरी कविताएं या बाकी चीज़ें जाए। बहुत बाद में, करीब 8-10 साल बाद फिर मैंने वो सपना नाम को छोड़ दिया। मैं रंजीता सिंह लिखती ही नहीं थी, मैं सपना के नाम से लिखती थी। फिर उसके बाद रंजीता सिंह की शुरुआत हुई, और ऐसे एक प्रोफेसर्स लोगों के घर में एक गेट टुगेदर था। तो अच्छा, मेरे साथ क्या था कि मैं शुरू से, मेरे फादर के मुस्लिम सर्किल्स बहुत अच्छी थी। तो ना, और उनके जो प्यून थे, जो उनके खास ऑफिस के प्यून थे, मंजूर मियाँ, मुझे आज भी याद है, तो वो मुझे उर्दू सिखाते थे। तो मुझे शुरू से कभी हिंदी साहित्य के साथ साथ उर्दू साहित्य का बहुत शौक था। तो ये गज़लें, शेर व शायरी, ये सब मेरा एक बहुत मतलब पैशन था। मैं बहुत एक मतलब शब्द को, उस वक्त मैं उर्दू वोकैबुलरी से एक अच्छे शब्द चुन चुन के याद करती थी कि मैं भी भाषा और उर्दू ज़बान, दोनों को ही आपने पढ़ा, समझा। तो मैं गज़लें भी लिखती थी। तो किसी ने ऐसे ही कहा कि तुम भी कुछ सुनाओ, तो उस दिन मैंने कोई गज़ल सुना दी। तो जब मैंने गज़ल सुनाई तो सबने कहा यार तो बहुत अच्छा लिखती हो। उस वक्त एक बड़े मंचीय शायर वहाँ आए हुए थे, जो एक बड़े कन्वीनर थे, ऑल इंडिया मुशायरे के बहुत अच्छे कन्वीनर। वो सुन के चले गए। फिर उन्होंने मुझे, एक सोनपुर मेला होता है बिहार का बड़ा, जहाँ हर साल बहुत बड़ा मुशायरा होता है, ऑल इंडिया मुशायरा, जिसमें मतलब आपके सभी लोग, वसीम बरेलवी, राहत इंदौरी, आपके मुनव्वर राना, इस तरह के बड़े जो नामचीन जो शायर हैं वो सभी। तो उस बार मुझे पहली बार बुलाया गया। ये टाइम शायद कोई रहा होगा 2001 या समथिंग। मैं पहली बार मुशायरों की दुनिया में जा रही थी। मतलब मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस ही था वो इन दिग्गजों के बीच था, जहाँ मुनव्वर साहब बैठे थे, राहत इंदौरी साहब बैठे थे, आजम शाकरी थे, अबरार काशिफ थे, ये सारे लोग थे, ताजवर सुल्ताना थी, इस तरह के, अज्जुब रहबर साहब थी। तो मैं सोच रही थी कि अच्छा यहाँ क्या होने वाला है। हालांकि मैं वोकल थी, मैं कहीं भी कुछ भी बोल लेती थी, पढ़ लेती थी, तो मुझे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उतारा गया। अच्छा, तब तक मेरे पास कोई तखल्लुस नहीं था। तो खैर इंशाल्लाह वो मुशायरा बड़ा कामयाब रहा। उसके बाद में ये चर्चा हुई कि एक नई लड़की आई है, रंजीता सिंह, ये बड़ी अच्छी गज़लें कह रही है, शायरा आई है। फिर
मेरी पूछ बढ़ी ऐसे मुशायरों में, तो फिर हमारे जानने वालों ने कहा कि रंजीता सिंह ये बहुत कुछ ज्यादा ही राजपूताना नाम है, यार तुम कुछ नाजुक सा तखल्लुस लो। आमतौर पर वो लोग रखते हैं कुछ ना कुछ नाम के साथ, तो तखल्लुस के लिए फिर हुआ तो पता नहीं 10-12 कितने तखल्लुस सुझाए गए, फिर फलक एक आया। तो मुझे ये थोड़ा सा बड़ा कैची लगा, हालांकि मोस्टली ये एक प्लुरल में आता है कि आसमान है, लेकिन फिर यहाँ भी मुझे वही लगा कि क्यों औरत अपना आसमान क्यों नहीं हो सकती। तो ये फलक तखल्लुस उसके साथ आया। मेरे जहन में बल्कि था ये सवाल कि मैं आपसे पूछूं कि जो आप रंजीता सिंह फलक लिखती हैं उसका क्या राज है? नहीं, उसका राज बस यही है कि मैं मुशायरों की दुनिया में थी और लगातार मुशायरों में जाती थी, और सिर्फ रंजीता सिंह के नाम से मुझे मेरे कन्वीनर थोड़ा सा अनकंफर्ट फील करते थे। वो चाहते थे कि मेरे साथ अब वो एक संपूर्ण नाम हो गया। हाँ, रंजीता सिंह फलक। अब फलक के बिना मुझे लोग कम जानते हैं, मतलब सिर्फ रंजीता सिंह से वो एक आध बार कंफ्यूज हो जाए, बट रंजीता सिंह फलक जो है अब वो मेरे मुकम्मल नाम हो गया है। हाँ, तो इसकी कहानी तो ये रंजीता जी, जो आपने कविताएं, जो आपने शायरी सपना के नाम से लिखी थी, क्या उनको आपने कहीं कुछ पब्लिश करवाया या उनको अपने नाम से फिर आपने कहीं पढ़ा? नहीं, फिर अपने नाम से उसको मैंने कम पढ़ा। वो पब्लिश हुई उस टाइम पे, जैसे कादम्बनी थी, सरिता, मुक्ता, ये सब, बट उनमें भी तो सपना नाम से ही रही, सपना नाम से ही रही है ना। तो अब उसको तो बदलना संभव नहीं। तो आपने अपने आप को ही 2 पार्ट्स में आपने डिवाइड करके, एक रहा सपना का जो प्रारंभिक पार्ट रहा, और उसके बाद फिर आप रंजीता सिंह फलक। लेकिन फिर बाद में वो सारे लोग जान गए कि यही वही लड़की है जो सपना के नाम से भेजती थी। अब ये अपने नाम से रचनाएं भेज रही है। तो ये सारी चीज़ें थी। कवि कुंभ हैं या जो शायरी के जो बड़े बड़े मुशायरे होते हैं उनमें आपने पार्टिसिपेट किया है, और मेरे ख्याल में कवि कुंभ के आप संपादक और प्रकाशक भी रही हैं। तो उसके बारे में जरा हमारे भी हूँ। अब आप ये भी देखिए, ये मुशायरों की दुनिया के आने के बाद की बात है। एक छोटा सा विद्रोह यहाँ भी था कि तब क्या होता था कि जैसे हर एक कन्वेनर होते थे और वही तय करते थे, आज भी यही होता है कि कौन कौन से लोग आएंगे। पेमेंट्स वगैरह जो होती थी वो ही दिया करते थे, सारी जिम्मेवारी उन्हीं की होती है। तो जो नई नई लड़कियां आती थी, जो नई शायरात होती थी, तो उन्हें एक बड़ा रहमो करम की दृष्टि पे रहना पड़ता था कि सर इतना बड़ा मंच दिया जा रहा है, मंच दिया जा रहा है। अच्छा, उनके लिए पैकेज ले ली जाती थी, लेकिन उन्हें वही दिया जाता था जो वो देना चाहते थे। वो मुखालफत नहीं कर पाती थी, लेकिन मुझे आके कहती थी कि दीदी मुझे देखो 11,000 इन्होंने कहा था, 5 ही दे रहे, दीदी मेरा 20,000 का पेमेंट था, मुझे 10 ही मिल रहा। मुझे समझ में नहीं आता था ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। जब 2-4 दफा मैंने बात की तो उन लोगों ने कहा कि अरे बुला रहे वही बहुत है, बुला रहे हैं वही, जबकि उन्हें पैसे मिलते थे, उन्हें प्रोग्राम के पैसे मिलते थे, लेकिन फिर भी अच्छा। और पुरुषों के जो भी पेमेंट मिलते थे उसमें कोई कटौती नहीं थी, उनके लिफाफे से 1 रुपया वापस कराने की, हाँ, वो 1 पैसा वापस करा पाने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी। तो कुछ बात हुई तो मैंने कहा कि अच्छा क्या कन्वेनर क्या करता है। तब मैं ये सोचती थी कि कन्वेनर कैसे बना जाता है, तो अरे नहीं, इसमें बहुत मेहनत होता है, फिर आपको उतनी फंडिंग इकट्ठी करनी होती है, आपको ऐसे रसूख वाले लोगों के बीच रहना होता है, कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, आपको उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, बुकिंग से लेकर सब कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है। तो मैंने किसी बात पे कहा कि अच्छा तो क्या हम लोग कन्वेनर नहीं हो सकते? तो सबने मुझे एकदम से हैरत से देखा और डपट सा दिया, क्या बात करती हो फलक, कौन आएगा तुम बुलाओगी तो? ये एक बहुत ही वरिष्ठ शायर ने मुझे कहा कि अरे फलक, ये फालतू बात मत सोचो, ये तो फिर आपके अंदर की मुशायरा पढ़ रही हो, फिर जगी होंगी। तुम मुशायरा पढ़ रही हो यार, तुम्हारा करियर अच्छा चल रहा है, तुम्हें तो दिया जा रहा है ना, अब तुम यहाँ सोशल एक्टिविज्म मत लाओ कि किसको कम मिल रहा है किसको ज़्यादा मिल रहा है। पर मुझे फिर वो बात कहीं फंस गई, और तब मैंने बिहार में छपरा में मजरूल हक साहब, मजरूल हक जयंती होती है, तो उनकी याद में टाउन हॉल में पहला मुशायरा किया। उस वक्त वो सारे लोग आए जिन्होंने मुझे कहा कि कौन आएगा तुम बुलाओगी तो वो मेरा एक सक्सेसफुल इवेंट रहा। और तब जाना गया, मुझे लगता है कि शायद ये 2007 के लगभग की बात हो, 5-6 साल के अपने इस करियर के दरमियान। और तब लोगों ने अचानक कहा कि अच्छा, अरे बिहार में एक औरत है जो मुशायरे करवा रही है, ऑल इंडिया मुशायरे करा रही है, मतलब इतने बड़े लोगों को बुला रही है। और फिर मुझे ये चीज़ अच्छी लगने लगी। तो साहित्य में भी जो है ना,
वो मुझे लगता है कि सिर्फ आप लिख रहे हैं, एक कवि के तौर पे आप लिख रहे हैं, एक आलोचक, समीक्षक या एक कथाकार के तौर पे आप लिख रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहती कि ये गलत चीज़ है या सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी साहित्य में ज़रूरत है, एक सोशल एक्टिविज्म की ज़रूरत है। मंच पर सिर्फ वही लोग क्यों आए, देख पाए उसको, भेदभाव को मिटा पाए। पूरी गोलबंदी है। बड़े बड़े अभी जो लिट फेस्ट हैं, दो चीज़ें हैं, मुशायरे की एक अलग दुनिया है, लिट फेस्ट की एक अलग दुनिया है। लिट फेस्ट में भी है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, अगर आप उनके करीबी हैं, आप शायद थोड़ा बहुत कम बेहतर भी लिख रहे हैं, वो आपको हाईलाइट कर देंगे। मैं खुले मंच से कह रही हूँ, मुझे साहित्य की दुनिया के लिए ही जाना जाता है, फिर भी मैं कह रही हूँ। तो मुझे कई बार ये लगता था कि फला व्यक्ति जो इतना अच्छा लिख रहा है, हाँ यार, इसे मैं किसी बड़े लिट फेस्ट में नहीं देख रही, क्या बात है, मतलब इसका लिखा जो पाठकों तक जाना चाहिए वो क्यों नहीं जा रहा है। तो फिर इन चीज़ों ने मुझे इस चीज़ के लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रेरित किया कि जब मैंने कवि कुंभ की शुरुआत की, 2016 में शुरुआत की और 17 में मैंने इसका पहला बड़ा नेशनल इवेंट किया, यही दिल्ली इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, शब्दोत्सव के नाम से। तो शब्दोत्सव में मैंने पुराने वरिष्ठ लोगों को भी बुलाया और मैंने बिल्कुल ऐसे कुछ नए चेहरों को भी बुलाया जिन्हें शायद किसी ने किसी बड़े मंच से नहीं सुना था। और मुझे इस बात की तसल्ली हुई कि उन लोगों को सुनकर फिर और कुछ बड़े आयोजनों में बुलाया जाने लगा, बड़ी पत्रिकाओं ने उन्हें छापना शुरू किया, तो मुझे इस बात से बड़ा सुकून मिला। साफ सी बात है रंजीता जी, देखिए कहीं ना कहीं से किसी की शुरुआत तो होना बहुत ज़रूरी है ना। अगर सभी ये चाहेंगे कि ये बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, बहुत बड़ा नाम हो, तो जो लोग शुरुआत कर रहे हैं, जैसे आपने भी कभी शुरुआत की, तो जब तक उनको मंच नहीं मिलेगा वो कैसे अपनी प्रतिभा को सामने लेकर के आएंगे, वो बहुत ज़रूरी है। जी जी जी। जो नाम अभी बड़े हैं उनको तो कोई भी बुला लेगा। अभी भी मेरे पास ना बिल्कुल अनाम, जिनको मैं नहीं जानती हूँ, कल एक लड़का अमूल्य है, वाणी प्रकाशन ने उसका छोटा सा एक पोस्टर भी डाला है, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि मैंने कहीं आपके पेज पे आपको देखा, आप नए लोगों को प्रमोट करती हैं, तो क्या मैं भी आपको कुछ भेजूं। तो बहुत से ऐसे नए बच्चे जो लिख रहे हैं, बल्कि जब भी मेरा कहीं फंक्शन होता है, मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जब बोलती हूँ, तो मैं ये कहती हूँ कोई भी शोधार्थी है, कोई भी कॉलेज का स्टूडेंट है, एनीवन, बिल्कुल एक अननोन चेहरा जिसे दुनिया में कोई न जानता हो, पर उसे तसल्ली अगर है कि वो लिख रहा है, खुद के ऊपर अगर उन्हें कॉन्फिडेंस है, वो मुझे ही कैन सेंड मी हिज पोएम्स, वो मुझे अपनी रचनाएं भेजे। दुनिया में उसे किसी ने ना छापा हो, लेकिन अगर वो थोड़ी भी स्तरीय हुई तो मैं छापूंगी। लीजिए दर्शकों, आपके सामने अभी के अभी इस प्रोग्राम के जरिए खुला निमंत्रण है रंजीता सिंह जी। हाँ, और मैं यहाँ से अपना पर्सनल ऑफिशियल नंबर भी दे रही हूँ, 9548181083। ये व्हाट्सएप नंबर है। किसी को भी ज़रूरत हो, चाहे सोशल एक्टिविज्म में ज़रूरत हो या फिर आपको लगे कि आप कुछ लिख पढ़ रहे हैं और आपको कहीं प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, तो आप बेधड़क मुझे यहाँ व्हाट्सएप पे एक मैसेज दे सकते हैं। और kavikumbh@gmail.com हमारा ईमेल है, आप उस पर भी सीधी रचनाएं भेज सकते हैं, या kavikumbh.com हमारी वेबसाइट है, आप वहाँ जाकर भी हमसे संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। लीजिए दर्शकों, आप सिर्फ ज़रूरत है कि आपके अंदर अगर वो कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छी तरह से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, तो फिर ये पूरी तरह से आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ साथ रंजीता जी, हमने देखा है कि आपको कई जगह सम्मानित भी किया गया है आपकी लेखनी की वजह से। आपकी जो प्रस्तुति है, चाहे वो कविता के संदर्भ में हो या शायरी, नज्म, गज़ल, उनके संदर्भ में हो, तो वो बताइएगा। देखिए लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी जो कुछ ऐसे जो सम्मान है जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, उनको अगर आप हमारे दर्शकों के सामने अगर बांटना चाहें तो। हाँ। अपने सम्मान की बात खुद करना थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है, लेकिन रंजीता जी, आपने इतनी मेहनत की है, आप उस स्तर तक अपने आप को खुद अपने टैलेंट की वजह से लेकर के आई हैं। हमारी बात के भी दरमियान छूटी है, वो ये रहा है कि ये सारे लिखने पढ़ने के क्रम के दौरान मैं सोशल एक्टिविज्म से बहुत जुड़ी रही, क्योंकि पिता का एक बैकग्राउंड था और उसमें मेरी एक संस्था है बिंग वुमेन स्वयं सिद्धा। तो जब मैं शब्दोत्सव करती हूँ, जब कवि कुंभ का शब्दोत्सव कार्यक्रम होता है, तो उसी के साथ स्वयं सिद्धा कार्यक्रम भी होता है। उसमें देश भर की वैसी तमाम औरतों को जो किसी भी खास स्ट्रीम में कुछ भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रही हैं, एंड विदाउट सपोर्ट
सपोर्ट, अगर जैसे कि आपको कोई बहुत बड़ा फैमिली सपोर्ट नहीं है और फिर भी आप अपने किसी फील्ड में, चाहे वो मेडिकल लाइन हो, खेल हो, संगीत हो, नृत्य हो, साहित्य हो, किसी भी फील्ड में अगर आपने कुछ ऐसा अचीव किया है जो सिर्फ आपकी मेहनत के बदौलत है, तो पूरे साल में हम लोग नॉमिनेशंस इनवाइट करते हैं, हमारी एक पूरी पैनल होती है और हम सम्मानित करते हैं। तो मुझे बहुत सारे अवार्ड जो हैं वो लिटरेचर के अलावा सोशल एक्टिविटीज़ के लिए भी मिले हैं। बहुत बढ़िया। जो मुख्य मैं समझती हूँ वो है कि अभी मारवा स्टूडियो से मुझे सरोजिनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड मिला है और ONGC से मुझे साहित्य का जो उनका एक सबसे बड़ा ये हिंदी दिवस का सम्मान होता है वो दिया गया है। मुझे संघमित्रा सम्मान मिला है श्रीलंका की संस्था की तरफ से। इटावा में जी लिटरा ग्रुप्स की तरफ से शिखर सम्मान मिला है। कोलकाता राजभाषा की तरफ से मुझे सम्मानित किया गया है और पत्रकार के तौर पे भी मुझे कई सम्मान मिले हैं, जिसमें बरेली उत्तर प्रदेश के जो पत्रकार संस्थान है उसके द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है। वाणी प्रकाशन के द्वारा मुझे सर्वश्रेष्ठ समीक्षक के रूप में एक साल उनका एक आयोजन हुआ था, उसका सम्मान मिला हुआ है। और उत्तराखंड में मुझे मुख्यमंत्री से 2 बार सम्मानित किया गया है उनके द्वारा। अमर उजाला की तरफ से मुझे सम्मानित किया गया है और तेजस्विनी सम्मान मिला है और गुरुकुल कांगड़े हरिद्वार से मुझे लिट फेस्ट में सम्मानित किया गया है। तो बहुत सारे सम्मान हैं जो ये तो सिर्फ कुछ नाम है दर्शकों जो रंजीता जी ने अभी हमें बताए हैं, लेकिन लिस्ट इसकी बहुत लंबी है। हाँ, उतनी लंबी लिस्ट बोली नहीं जा सकती। हाँ, लेकिन मुझे खुशी होती है, मैं ये सोचती हूँ सम्मान को मैं ऐसे देखती हूँ कि सम्मान जो है वो आपकी जिम्मेदारियाँ और जवाबदेहियाँ और समाज के प्रति आपकी संवेदनशीलता को थोड़ा और बढ़ा देती है। ठीक बात है। आपको ये लगने लगता है कि लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं, तो जब भी कोई सम्मान मिलता है मैं थोड़ा और सतर्क हो जाती हूँ। मुझे लगता है मुझे और काम करने की जरूरत है, जिम्मेदारी का एहसास होता है। अच्छा, एक चीज़ और कि मैं ह्यूमन राइट्स से रेगुलर जुड़ी रही हूँ। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन की मैं बड़ी सक्रिय सदस्य हूँ, अभी उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हूँ। कई सालों तक मैं लगातार बिहार की प्रेसिडेंट रही थी। तो मानवाधिकार को लेकर कहीं कुछ होता है तो उन चीज़ों पर मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मुखर हो जाती हूँ, या मुझे लगता है कि उन चीज़ों पे हमें अभी भी एक नागरिक के नैतिक दायित्व के तौर पे काम करने की ज़रूरत है। और जो मेरी संस्था है उसमें एक अलग सी चीज़ क्या है कि हम सिंगल फीमेल्स पे ज़्यादा वर्क करते हैं। ये शायद अपनी तरह की एक ऐसी संस्था है जो एकल महिलाओं पर सबसे ज़्यादा काम करती है, क्योंकि जब मैं लगातार बिहार, यूपी, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसी जगहों में हुआ करती थी तो मैंने ये देखा था कि विवाहित स्त्रियों की तो स्थितियाँ चलिए ठीक है, मैं ज़रूरी नहीं है कि उन्हें बहुत अच्छा बोला जाए, लेकिन एटलीस्ट फॉर मतलब ब्रेड एंड बटर उन्हें सोचना नहीं पड़ता था। लेकिन अगर दुर्भाग्यवश किसी लड़की की शादी टूट जाती है, किसी का तलाक हो जाता है, तलाक ना भी हुआ हो, पति ने उसे अगर छोड़ दिया हो या वो विडो हो गई हो, तो लोकेश जी उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है अभी भी हमारे लोअर मिडिल क्लास में और अपर मिडिल क्लास में, दोनों में। मैं बहुत एलिट सोसाइटी की बात नहीं कर रही और ना मैं बहुत डाउन सोसाइटी की बात कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ एक ऑप्शन है कि जो लोग हम लोगों से थोड़ा नीचे हैं वो बहुत ईजिली अपने सेकंड रिलेशनशिप में चले जाते हैं। पर ये जो हमारा अपर मिडिल क्लास है वो इतनी सारी रिवायतों में और इतने सारे आदर्शों में बंधा है कि वो उस लड़की को जिसकी फैमिली ने उसे छोड़ दिया उससे मुक्त भी नहीं करवाना चाहता, वो उसके सरनेम के साथ ही उसको जूझते देने छोड़ देता है। मैंने ऐसा देखा कि उन लड़कियों के माँ बाप ने एक केस तक फाइल नहीं की। संस्था की शुरुआत ऐसे हुई कि आस पड़ोस के मोहल्ले में 2-4 लड़कियां ऐसी थीं जिनके ससुराल वाले उन्हें 8-10 सालों से मायके में छोड़ गए थे, और जब भी कोई बात होती तो वो लोग, जैसे हम लोग पड़ोस के फीमेल्स को चाची बोलते, तो चाची लोग बोलते अब इनके भाग्य में जो है सो वही होगा। तो मुझे बड़ा पेन फील होता कि इसमें इनके भाग्य की बात कहाँ से आ गई, इनके साथ एक इनजस्टिस है, इस वक्त फैमिली को होना चाहिए। तब हम लोगों ने छोटे छोटे जैसे महिला थाने में जाकर कंप्लेन करना, क्योंकि वो लड़कियां अकेली नहीं जा पाती थी, उनके लिए केस लड़ना, 2-4 को जब मतलब कंपनसेशन मिले, 2-4 के हस्बैंड को जब बुलाया गया तब
लोगों को लगा कि अरे ये होना चाहिए। तो वो जो संस्था की एक शुरुआत हुई एक हेल्पिंग एटीट्यूड के साथ, मुझे हमेशा ये लगा कि सिंगल फीमेल्स को अभी भी सोसाइटी में ज़्यादा प्रोटेक्शन, ज़्यादा पैम्पर की ज़रूरत है। तो हम लोग अपना बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। हमारी संस्था की कोई भी सदस्य कहीं भी हो, आप हमेशा मेरे बिग वुमेन स्वयं सिद्धा के पेज पे देखेंगे कि उनके बर्थडे को हम लोग पोस्टर्स बनाते हैं, उन्हें हम सरप्राइज गिफ्ट भेजते हैं। मतलब हम ये कोशिश करते हैं कि उन्हें ये लगे कि उनका एक परिवार है, उनके साथ भी कोई है, बिल्कुल, वो अकेले नहीं। जी, तो यहाँ से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर देश में कहीं भी कोई भी ऐसी महिला हो जिसे एक वक्त ऐसा लग रहा हो कि उसकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है या उसकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है, मदद चाहे कैसी भी हो, आपको कोई कानूनी सलाह चाहिए, आपको कोई नौकरी चाहिए, आपको कोई किसी भी तरह का फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल कोई भी हेल्प चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमें डायरेक्ट अप्रोच कर सकती हैं। आप जहां हैं, जिस शहर में हैं, हम वहीं आपके लिए जिस तरह की आपको सहायता चाहिए उपलब्ध करा देंगे। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आपने आकाशवाणी, दूरदर्शन या जो कई और जो चैनल्स हैं उनके लिए भी आपने कविता पाठ किया है? जी जी जी, अभी इधर के ही 2 महीनों में शिमला में भी मेरा एक ये टॉक शो रहा और अभी उत्तराखंड में इसी महीने काव्य पाठ रहा है। और इस तरह से रेगुलर, बल्कि मैं दूसरे प्रदेशों में भी जाती हूँ तो वहाँ मुझे बुला लिया जाता है। ये सब रहा है और मंचों से अब मैंने थोड़ी सी दूरी बनाई है, लेकिन हाँ लीड फेस्ट वगैरह जो मुझे कुछ लगता है कि हाँ जहाँ कुछ एक स्तरीय साहित्य की बातचीत चल रही है मैं वहाँ जाती हूँ। मैं बहुत भीड़ वाली जगहों पे हर चीज़ में शामिल नहीं होती क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, मुझे मैगजीन को लेकर, संस्था को लेकर मेरी निजी व्यस्तताएं इतनी हैं कि मेरे लिए मुमकिन नहीं होता। लेकिन फिर भी अभी भी जब मुझे लगता है कि कोई ऐसा आयोजन है जहां मुझे बुलाया जा रहा है और वहां एक प्रबुद्ध श्रोता वर्ग है, तो मैं जाना चाहती हूँ। मैं भीड़ का हिस्सा अब नहीं बनना चाहती क्योंकि मुझे लगता है कि भीड़ के लिए बहुत सारे लोग हैं और पर मैं अभी भी अपने गंभीर श्रोताओं के बीच होना चाहती हूँ जो आपके लिखे को समझ सके, उन्हें सुनने में उसको आनंद आए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रंजीता जी, अभी तक आपकी कितनी जो पुस्तकें हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं? अच्छा देखिए, काव्य संग्रह जो आपके हाँ, मेरा काव्य संग्रह तो एक आया है संभावना प्रकाशन से, प्रेम में पड़े रहना, और एक मैंने सीनियर राइटर्स के इंटरव्यू कंपाइल्ड किए हैं, शब्दशः कवि कुंभ। लिखने को भी लेकर ऐसा है लोकेश जी कि मैं अपने लिखे के प्रति बहुत ज़्यादा ही गंभीर हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि लिखना भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है और मैं थोक भाव में इतना ज़्यादा नहीं लिखना चाहती कि जिसको लेकर कोई फील करे कि इसे क्यों पढ़ा जाए। मुझे ये लगता है कि एक लेखक होते वक्त आपका दायित्व होता है कि आप उतना लिखें और ज़रूरी लिखें जिसको पढ़ने से सामने वाला किसी न किसी तरीके से समाज से कंसर्न हो, भावनाओं से कंसर्न हो और वो फील करे कि मुझे ये पढ़ लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसलिए संग्रह एक है, 2 संग्रह और रखे हुए हैं जो अभी हो सकता है इस साल छप जाए। तो ये आपका पहला संग्रह है प्रेम में पड़े रहना। तो इसी की कोई ऐसी कविता जो आप इस वक्त हमारे दर्शकों को पढ़ के सुनाना चाहें, क्योंकि आपका पहला संग्रह है तो बहुत आपके दिल के करीब है। हाँ, ये मेरे दिल के करीब है और इसे पाठकों ने भी बहुत प्यार दिया। लोकेश जी, मैं बताऊं कि ये हार्ड बाइंड की किताब है, 300 रुपये की किताब है, लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि इस किताब के इतने ऑर्डर आए कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोग खरीद कर भी कविता संग्रह पढ़ते हैं। तो ये किताब जो है निश्चित तौर पर इसमें मेरे पाठकों का बहुत प्यार है और मैंने 2 साल तक इसकी सफलता का आस्वादन किया है। मतलब पिछले साल ही मेरा दूसरा संग्रह तैयार था पर मैं नहीं छपवाना चाहती थी। मुझे लग रहा था कि इस संग्रह की कविताएं एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चली जाए, फिर मैं कुछ बेहतर नया दूँ। इसकी मैं एक कविता, एक चर्चित कविता सुना रही हूँ जो हमारी बिहार यूपी की पृष्ठभूमि से है और वो उन्हीं बातों से है जो मैंने आपसे भी जिक्र किया कि लड़कियों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस कविता की थीम में वो चीज़ है कि हमारे यहाँ अगर कोई लड़की लव मैरिज कर लेती है, इंटरकास्ट मैरिज कर लेती है, तो उसके अपने मायके से एक तरह से उसका तिरस्कार हो जाता है, दुत्कार दिया जाता है उनको। अच्छा, वो लड़की शादी के बाद तो खुश रहती है लेकिन मायके से उसके संबंध नहीं रह जाते और किसी भी लड़की के लिए बहुत दुखद स्थिति होती है कि वो चाह कर भी अपने मायके वालों में वैसे नहीं घुल मिल पाती जैसे कि बचपन से वो रहती आई है। तो उस चीज़ की बयानगी में ये एक कविता है।
बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां नहीं बिसार पाती मायके की देहरी। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां नहीं बिसार पाती मायके की देहरी। हालांकि जानती हैं इस गोधन में नहीं गाए जाएंगे उनके नाम से भैया के गीत। हालांकि जानती हैं इस गोधन में नहीं गाए जाएंगे उनके नाम से भैया के गीत, फिर भी अपने आंगन में कूटती हैं गोधन, गाती हैं गीत, आशीषती हैं बाप भाई जिला जवार को और देती हैं लंबी उम्र की दुआएं। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां हर साल लगन के मौसम में जोहती हैं न्योते का संदेश जो वर्षों से नहीं आए उनके द्वार। जोहती हैं न्योते का संदेश जो वर्षों से नहीं आए उनके द्वार। फिर भी मायके की किसी पुरानी सखी से चुपचाप बतियाकर जान लेती हैं किस भाई भतीजे का होना है तिलक छेका, किस बहन भतीजे की होनी है सगाई, गांव मोहल्ले की कौन सी नई बहू सबसे सुंदर है और कौन सी बिटिया किस गांव ब्याही गई है। गांव मोहल्ले की कौन सी नई बहू सबसे सुंदर है और कौन सी बिटिया किस गांव ब्याही गई है। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां कभी कभी भरे बाजार में ठिठकती हैं। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां कभी कभी भरे बाजार में ठिठकती हैं। देखती हैं बार बार मुड़कर मुस्कुराना चाहती हैं, पर एक उदास खामोशी लिए चुपचाप चल देती हैं घर की ओर। जब दूर का कोई भाई भतीजा मिलकर भी फेर लेता है नजर। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां अपने बच्चों को खूब सुनाना चाहती हैं नाना नानी मामा मौसी के किस्से, पर फिर संभल कर बदल देती हैं बात और सुनाने लगती हैं परियों और दैत्यों की कहानियाँ। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां। बहुत बढ़िया रंजीता जी, बहुत बढ़िया। आपने वो उस व्यथा को आपने लिखा है जो सच में उन बेटियों के साथ होती है, उन लड़कियों के साथ होती है जिनको घर से तो दुत्कार दिया जाता है, वहाँ से एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि उनको तड़ी पार कर दिया जाता है कि भाई अब आपका हमसे कोई संबंध नहीं है। लेकिन कभी अपने घर जितना उन्होंने 18 साल 20 साल 22 साल उस परिवेश में उन लोगों के अपनों के बीच में जो गुजारे हैं उनको कैसे भुला सकती हैं। तो उसको आपने बड़ी संजीदगी से आपने लिखा है इस चीज़ को। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। और रंजीता जी, हमने देखा है कि जो कवि कुंभ आपकी एक मासिक पत्रिका है उसकी आपने शुरुआत की है, तो उसकी ऐसी क्या ज़रूरत महसूस हुई कि उस पत्रिका को आपको निकालना पड़ा? अच्छा, हाँ, ये भी शायद एक उसी तरह की बात थी जो कहीं शायद थोड़ी अटक सी गई थी क्योंकि लगातार लिखने पढ़ने के क्रम में मैं देखती थी पत्रिकाएं हैं उसमें लोग छप रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें मैं जानती थी, जिन्हें मुझे पता होता था कि अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन मैंने किसी भी बहुत मेन स्ट्रीम की चर्चित पत्रिकाओं में उनकी कविताएं या उनके आलेख वगैरह लगभग नहीं देखे थे। दूसरी चीज़ क्या थी कि मैं जितनी भी पत्रिकाओं से गुजर रही थी उसमें कविता पर केंद्रित पत्रिकाओं की बड़ी स्कैर्सिटी कमी मैंने देखी। कविता को हमेशा एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट मिला। अभी जो भी साहित्यिक पत्रिकाएं जो बहुत पहले से चल रही हैं वहाँ पे अगर 50 पन्ने की 70 पन्ने की पत्रिका है तो आपको 40 पन्ना या 60 पन्ना आलेख और कथाओं को मिलता है और बामुश्किल 7 से 5 पेज जो हैं वो कविताओं को दिए जाते हैं। तो मुझे ये लगता था कि एक कविता की जो विधा है उसको इस तरह से सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है, ऐसे उसको क्यों दरकिनार किया जाता है। बिल्कुल। और जबकि सबसे आप जब बहुत कहीं व्यस्त होते हैं या बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो एक लंबी कहानी पढ़ने से कहीं ज्यादा स्फूर्ति आपको एक छोटी सी कविता पढ़ के मिल जाती है। कविता की यही ब्यूटी है कि आप बहुत बड़ी बात को चंद लाइनों में आप कह देते हैं। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसी पत्रिका की शुरुआत होनी चाहिए जिसमें कम से कम कवियों को, गजलकारों को, गीतकारों
पत्रकारों को इनको एक मौका मिले, एक उचित स्पेस मिले। और इसके साथ इसमें हम आलेख वगैरह भी लेते हैं, हर एक तरह के संस्मरण लेते हैं, सिर्फ हम कहानियां नहीं लेते। ये एक इसका स्पेसिफिक पार्ट है कवि कुंभ का कि हम इसमें कहानियां नहीं लेते, क्योंकि कहानियों के लिए बहुत सारी पत्रिकाएं हैं। तो कवि कुंभ की जर्नी मैंने शुरू की थी 2016 से, नवंबर से। इसके 5 साल पूरे हो गए हैं, ये अपने 6ठे साल में है। और एक प्राइवेट पत्रिका जो बिना किसी बड़े संस्थान के सहयोग के चलती है, वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। तो कवि कुंभ के प्रकाशक और संपादक दोनों होने का एक दोहरा दायित्व जो है वो मेरे लिए चुनौतीपूर्ण है। लेकिन हमने एक चीज़ देखी है रंजीता जी कि आपने, जैसे और लोग आमतौर पर क्या करते हैं कि अगर, जैसे आपने बताया कि कविता के जो पन्ने हैं वो बड़े बमुश्किल गिनती के पन्ने होते हैं, 5-6 पन्ने हुए और 60-70 पेजेस में उतने उनको स्थान दिया और बस बहुत। तो आपने बजाय ये इंतज़ार करने का कि चलो ठीक है, कभी 2 साल 4 साल 10 साल में कभी ये पन्ने बढ़ेंगे, लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे, आपने वो चीज़ कहीं भी आपने नहीं की। आपने हमेशा उस चीज़ में आगे बढ़ करके आपने उस चीज़ को एक चैलेंज की तरह से लिया, आपने हेड ऑन किया उस चीज़ को, और आपने खुद चाहे वो शुरुआत करनी पड़ी हो, लेकिन आपने उसका उचित स्थान ज़रूर दिलवाया है उस चीज़ों को। हाँ, इसमें भी एक चीज़ है कि मेरे पिता ये कहते थे कि अगर तुम किसी बदलाव की उम्मीद करते हो, तुम्हें लगता है कि ये होना चाहिए, तो सबसे पहले उसके लिए तुम्हें खुद प्रस्तुत होना होगा। जब तक तुम खुद उसकी दिशा में कोई पहल नहीं करोगे, तब तक तुम ये नहीं सोच सकते कि समाज से कोई दूसरा आएगा और इस चीज़ में कोई बदलाव कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, और उस बात को आपने बखूबी अपने अंदर समाया। और अब मेरा अगला प्रश्न आपसे कि आमतौर पर हम देखते हैं कि एक तो जो साधारण पत्रकारिता होती है और एक जो साहित्य पत्रकारिता होती है, उन दोनों के बीच में आप क्या अंतर महसूस करते हैं? हाँ, मैं चूँकि इन दोनों से जुड़ी हुई हूँ, एक लंबे समय तक मैंने फ्रीलांस जर्नलिज्म किया है, कुछ खास अखबारों के लिए, पत्रिकाओं के लिए भी आर्टिकल्स वगैरह, राइटअप्स लिखे हैं। तो जो आपके सामाजिक मुद्दे होते हैं, जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं, उन पर लिखा जा रहा है। बहुत सारे अच्छे पत्रकार हैं और ऐसा है कि उसमें भी बहुत मेहनत है, उसमें भी बहुत ग्राउंड वर्क की ज़रूरत है। लेकिन साहित्यिक पत्रकारिता का जो एक पक्ष है, वहाँ पे आपको अपने विज़न को और ज़्यादा सूक्ष्म करना होता है कि जो चीज़ें पहले से लिखी पढ़ी गई हैं, आप अगर उनकी प्रस्तुति दे रहे हैं तो आप नया क्या दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अगर 5 पुराने कवियों की कविताओं को, या आपने किसी पुराने कवि पर ही कोई आलेख लिया है, तो ऐसा क्या है जो पहले नहीं लिखा गया उस व्यक्ति के बारे में, और आपने ऐसा आज कुछ नया लिखा है। जैसे मैं जब भी कोई इंटरव्यू भी करती हूँ, शब्दशः कवि कुंभ है जो है, अगर कोई भी सीनियर राइटर्स के इंटरव्यू पढ़ना चाहे तो उस किताब को ज़रूर पढ़े। तो उसमें मुझे लीलाधर जगोड़ी जी तक ने कहा कि मैं इतना सीनियर राइटर हूँ, मेरे इतने इंटरव्यू हुए हैं कि मुझे याद नहीं है, लेकिन रंजीता तुमने जैसा मेरा साक्षात्कार लिया है वैसा शायद ये मेरी जिंदगी का पहला इंटरव्यू है। तो साहित्यिक पत्रकारिता के वक्त आपके अंदर की संवेदना जो है ना, वो बहुत ज़्यादा तीव्र होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को पकड़ सके जो अब तक बाकी लोगों ने ना पकड़ा। पॉलिटिकल और सामाजिक मुद्दे पे इसकी बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुली चीज़ें हैं, वो सब लोग उसी बात पे बात करेंगे। पर साहित्यिक चीज़ में इसकी समझ रखनी आपको ज़रूरी होती है, और उसके साथ एक आपकी नैतिक ईमानदारी भी बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला तो है कि देखिए, कवि कुंभ जो है वो 68 पेजों की पूरी 8 पेपर पर छपने वाली पत्रिका है, कलट पत्रिका है। इसमें भी बहुत तरह के विरोधाभास आए कि साहित्यिक पत्रिकाएं इतनी ग्लैमरस नहीं होती। मुझसे कहा गया इसका हेडर कुछ चौड़ा है और इसके पूरे पृष्ठ कलर्ड होते हैं, खर्च भी इसका काफ़ी ज़्यादा आता है। पर मुझे ये लगा कि आज की एक बड़ी पीढ़ी जो लगातार मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देखती है, KFC में डोमिनो पिज़्ज़ा बर्गर खाती है, तो वो लोग क्या इस पत्रिका को अफोर्ड नहीं कर सकते? और ये होना चाहिए। अगर स्पोर्ट्स की मैगजीन है, वो कलरफुल है तो उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं है। अगर वो फिल्म की मैगजीन है, वो कलरफुल है तो क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो साहित्य हमेशा ब्लैक एंड वाइट क्यों रहेगा? और हमेशा कवर पे मैंने अपने राइटर्स को जगह दी, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि जो अच्छी आकृतियां हैं जैसे पेंटिंग्स हो, एक ये ट्रेंड है कि साहित्यिक पत्रकारिता में जो भी पत्रिकाएं हैं उसके कवर पेज पे हमेशा
खूबसूरत पेंटिंग्स दी जाती हैं, जो भी चित्र होते हैं वो दिए जाते हैं, लेकिन मैंने हमेशा राइटर्स के चेहरों को लिया क्योंकि मुझे लगा कि दे आर ऑल्सो अ हीरो, अ हीरोइन। वो साहित्य के नायक नायिका हैं, आपको उन्हें जानना चाहिए। जैसे आप कोई फिल्म देखते वक्त आप फिल्म के मैगजीन पे उसके कवर पेज पे हीरो हीरोइन को देखना चाहते हो, तो दैट्स द सेम थिंग एंड दे डिजर्व दिस। दूसरी चीज क्या है कि हम जब अपने समय के लेखकों के शक्लों को नहीं देखे होंगे तो किसी फंक्शन में जा रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि फला व्यक्ति कौन सा है। और आज जो ये मेरी दो चीजें हैं, मेरी जो दो जिद है, उसकी वजह से ही कवि को उनको विशेष तौर पे याद किया जाता है। सभी ये बात कहते हैं कि कवर पेज पे आना उनके लिए बहुत सुखद होता है, तो चीजें बदलाव चाहती हैं। हाँ, उस बदलाव में आप दूसरे को कोई नुकसान न दे रहे हो। ठीक बात। बस इस बात का ध्यान रखें, वो साहित्य हो, कला हो, कोई भी क्षेत्र हो, उस बदलाव से किसी और को परेशानी ना हो, लेकिन बदलाव आप करें, आप सेट वाले ट्रेंड में ना बंधें। चुनौतियां आप लें। खर्च बहुत है इस पत्रिका का, मैं एकदम से बोलती हूँ, मैं फ्री में नहीं दूंगी पत्रिका, क्योंकि मैंने कंटेंट पे मेहनत की है, मैंने इसकी क्वालिटी पे मेहनत की है। तो पहले मैं नया था, सर्कुलेशन के लिए मैं बहुत फ्री में भी भेज देती थी, पर अब मैंने ये तय किया है कि नहीं, आप में इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए कि आप इस पत्रिका को खरीदें और पढ़ें। अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो माफ कीजिए, मैं आपको फ्री नहीं देना चाहती। ये आपके लिए नहीं है। हाँ, जी जी जी, ऐसी है। वो आपके अंदर उस तरह की वो भूख होनी चाहिए कि हाँ, अगर ये कवि कुंभ का एक नया संस्करण निकला है, इतने पढ़ने वाले हैं, तो ये भी आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है। आप चाहते हैं ना, आपको कोई फिल्म अच्छी लगती है तो आप टिकट लेके ही देखने जाते हैं, तो फिर आप इसमें कैसे समझौते कर सकते हैं? तो मैं थोड़ा ऐसी ही हूँ। जी। और रंजीता जी, जैसे आपने लिखा, प्रेम के ऊपर आपने लिखा, बिछड़ने के ऊपर आपने लिखा, तो उस तरह से हास्य व्यंग वगैरह उसके ऊपर भी आप लिखते हैं? ये एक बड़ी ट्रेजेडी है कि मैं व्यंग तो थोड़ा लिख लेती हूँ, क्योंकि सामाजिक बहुत सारी विद्रुपताओं को मैंने देखा है, तो स्टायर मैं लिख लेती हूँ, लेकिन मैं हास्य बहुत कम लिख पाती हूँ। मुझे लगता है इसमें मेरा हाथ बहुत तंग है, मैं शायद ओवर सेंसिटिव हूँ। तो मेरे 3 मुख्य स्वर हैं, प्रेम, पीड़ा और प्रतिरोध। मेरी जो भी रचनाएं हैं उसमें आपको 3 मुख्य स्वर यही मिलेंगे, तो मैं इसके बियॉन्ड बहुत छलांग लगाने की कोशिश नहीं करती। हर राइटर का अपना एक ऑरा होता है, एक जोन होता है, तो मुझे लगता है कि मैं सबसे बेहतर, देखिए प्रेम जो है वो एक इनबिल्ट चीज़ है, आप उससे ज़बरदस्ती पैदा नहीं करते। मैं आज भी ये मानती हूँ कि शायद मैं ज़िंदगी के आखिरी समय तक ये हमेशा चाहूँगी कि मैं सबके प्रेम में रहूँ। प्रेम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो सिर्फ एक स्त्री के तौर पर नहीं, एक साथी के तौर पर, एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पर, मतलब मेरे इस संग्रह में मेरे भाई पर भी प्रेम कविताएं हैं। मुझे लगता है कि आपका पिता, आपका भाई आपका पहला रोल मॉडल होता है। आप सबसे पहले उसके प्यार में पढ़ते हैं, फिर आप अपने प्रेयस के प्यार में पढ़ते हैं। तो प्रेम जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और उसकी एक बहुत छोटी कविता है जो भी बात के बीच में मैं सुना दे रही हूँ, कि लिखा जा रहा है बहुत कुछ, लिखा जा रहा है बहुत कुछ, पर मैं लिखती रहूँगी सिर्फ प्रेम। लिखा जा रहा है बहुत कुछ, पर मैं लिखती रहूँगी सिर्फ प्रेम, क्योंकि मुझे पता है दुनिया के सारे विमर्श प्रेम से ही शुरू होते हैं। क्योंकि मुझे पता है दुनिया के सारे विमर्श प्रेम से ही शुरू होते हैं, और एक खूबसूरत दुनिया को बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है हमारा प्रेम में पड़े रहना। तो मैं इसको फील करती हूँ। और पीड़ा जो है, जब आप प्रेम की बात करते हैं, प्रेम आपको कनेक्ट करता है आपके आसपास के हर व्यक्ति से, और कई बार ये होता है कि उस कनेक्शन में सामने वाला आपको वो चीज़ें नहीं दे पाता जो शायद आपको मिलनी चाहिए, तो ऑटोमेटिक पीड़ा आपके हिस्से आती है। तो जो प्रेम लिखेगा वो पीड़ा भी लिखेगा, और इसके अलावा आप एक संवेदनशील मनुष्य हैं, तो दूसरों की पीड़ाएं भी आपको उतना ही छूती हैं। तो जब आप पीड़ाओं से गुजरते हैं ना, तभी आप दूसरों से प्रेम कर पाते हैं। अगर मैं आपकी किसी पीड़ा को ना समझ पाऊँ तो मैं आपसे प्रेम भी नहीं कर पाऊँगी। और प्रतिरोध, जब आप प्रेम करते हैं तो आपके अंदर प्रतिरोध का स्वर भी आएगा, क्योंकि प्रेम ही वो एकमात्र चीज़ है जो आपको बागी बना देती है। उस वक्त आप कुछ नहीं सोच पाते, आपको लगता है मुझे ये करना है तो करना है। तो समाज में किसी भी बदलाव के लिए आपको प्रेम में पड़ना ज़रूरी है। आपको लगेगा कि आपका पड़ोसी अगर किसी मुश्किल में है,
आपके पास 1000 लोग हैं, उनकी मुश्किलों को कहाँ देखने जाते हैं, लेकिन जब आपका पड़ोसी चीखता है तो आप दौड़ के जाते हैं क्योंकि आप उसके करीबी हैं। तो किसी के दुख दर्द में आप तभी शामिल हो सकते हैं जब आप उससे प्रेम करते हो, और जब आप प्रेम करेंगे तो आप उसके लिए प्रतिरोध करने की हिम्मत भी कर पाएंगे। तो ये तीनों चीज़ ऑटो कनेक्टेड हैं, इसीलिए ये तीनों चीज़ें मेरे साथ हैं। जी जी जी, बहुत बढ़िया रंजीता जी। और अब इस कार्यक्रम के अंत में हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश अपनी तरफ से जो देना चाहें। अच्छा, और संदेश देखिए, मैं ये नहीं समझती कि मैं इतनी भी दार्शनिक या बुजुर्ग हो गई हूँ कि मैं संदेश दूँ। हाँ, लेकिन मेरे इस कम उम्र में भी जो निजी अनुभव हैं वो बड़े विस्तार में रहे हैं। जो 2-3 चीज़ें मैं अलग अलग तरीके से कहना चाहूँगी। एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे मैं उन लड़कियों, उन औरतों से ये बात कहना चाहूँगी कि जब तुम्हें ज़िंदगी में लगे कि तुमसे सब कुछ छूट रहा है तो उस वक्त तुम उन सब कुछ को संभालने की कोशिश में अपने आप को खत्म मत करो। अगर ज़रूरत पड़े तो फिर उन सब कुछ को छोड़कर पहले तुम खुद को बचाओ। बिकॉज इफ़ यू कांट सेव योर सेल्फ, हाउ कैन यू सेव अदर्स। तो हमेशा मैं ये चाहती हूँ कि आप कोई भी ऐसी अनुचित बात, हमें ये नहीं कहते कि आप परिवार समाज को क्रांति के नाम पर प्रताड़ित करो, ये भी मत करो। आप केयर करो, प्यार करो, क्योंकि अभी एक फेमिनिज्म में ये भी एक बड़ा मुद्दा आ रहा है कि मैं ये क्यों करूं, मैं औरत हूँ। नहीं, आप करो, आप केयर करते हो, आप प्यार करते हो, प्यार में आप कुछ भी कर सकते हो ना, अपने कॉम्पेनियन के लिए, अपने घर के लिए। लेकिन अगर आपको कुछ लगता है कि आपके साथ, आपके सम्मान के साथ, आपके स्वाभिमान के साथ कुछ गलत हो रहा है तो यू शुड प्रोटेस्ट फॉर दैट। दूसरी चीज़ क्या है कि लेखन के क्षेत्र में मैं एक चीज़ ये मानती हूँ कि अगर आप अच्छा लिख पढ़ रहे हैं तो सिर्फ अपने लिखे पढ़े के प्रति आग्रही मत होइए। आप अपने साथ वालों की भी परवाह कीजिए, आप उन्हें भी पढ़िए और अपने से पहले वालों को भी पढ़िए। और आपके अंदर एक बड़ा सा दिल होना चाहिए कि आप कह सकें कि आपके साथी की कविता आपसे ज़्यादा बेहतर है। अरे जिस दिन ये काम हो जाएगा, जिस दिन ये गट्स आपके अंदर आ जाएगा, आप अपने उस इनसिक्योरिटी से निकल जाएंगे। एक संपादक के तौर पे मेरी जो एक बात है, मैं नहीं जानती कि दूसरे संपादक इस बात को कितना महसूस करते हैं। एक संपादक के तौर पे मैं बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस करती हूँ। मुझे लगता है कि उसकी दृष्टि एक राजा की दृष्टि होनी चाहिए। आप संपादक क्यों बन रहे हैं, क्या जरूरत है? सिर्फ इसलिए कि आपको जाना जाए साहित्य में कि आपने किसी पत्रिका का संपादन किया, ये कभी आपको कालजयी नहीं बनाएगा। वो आप तभी होंगे जब आपने अपने संपादन में 100 ऐसे नए रचनाकारों को ला दिया पाठकों के मध्य जो आपके बाद भी जाने जा रहे हैं। यू शुड बी अ मेकर। जैसे नाम थे जैसे राज कपूर अपनी हर फिल्म में एक नया चेहरा लॉन्च करता और उसे सुपरस्टार बना देता, तो एक प्रकाशक जो है वो किसी अनाम गुमनाम कवि लेखक को एक स्टार मटेरियल बना सकता है। ये हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी बात क्या है कि किसी भी पर्सनल चीज़ों से दूर रहकर, मतलब हो सकता है कि मेरी विचारधारा से अगला साहित्यकार इत्तेफाक न रखता हो, तो मैं उसकी रचना इसलिए ना छापूं कि उसने मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाई। ये नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ से कहती हूँ कि मेरे घर के नीचे खड़े होकर अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर मुझे गाली भी दे रहा हो और उसने अगर कोई कविता ऐसी भेजी हो जो मुझे अच्छी लग रही हो, तो मैं ये भूल जाऊंगी कि वो मेरा दुश्मन है, मेरा विरोधी है, मैं उसको छापूंगी। इतना बड़ा कलेजा आपको संपादक बनते वक्त रखना पड़ता है। और कोई आपका बहुत अजीज भी है और आपको लग रहा है कि उससे बेहतर किसी दूसरे की रचना आई है, तो प्लीज जिसकी अच्छी रचना है आप उसी का चयन कीजिए, आप उसका हक मत मारिए। तो संपादक होते वक्त आप एक राजा की दृष्टि रखिए, ये बहुत जरूरी है। आपके लिए सारी प्रजा एक समान है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, ठीक बात है। तो बस यही संदेश है मेरा। बहुत अच्छा लगा रंजीता जी आपसे बात करके, और आपके बारे में जितना हम जानते थे उससे कहीं ज़्यादा आज जानने का मौका मिला कि विभिन्न जो एक आयाम होते हैं, जो एक व्यक्ति के जो अलग अलग जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जो उनके चाहे आप शौक कह लीजिए या आप उसको एक प्रोफेशन कह लीजिए, उसके अंदर जो आपने अलग अलग चीज़ों को छुआ और जो आपने प्रतिरोध दिखाया, वो बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि जिस परिवेश से आप आए थे, जिस जगह आपका जन्म हुआ, जहाँ आपकी पढ़ाई हुई, वहाँ पर और उस वक्त में, आज तो फिर भी चलो वक्त बहुत चेंज हुआ है, लड़के लड़कियों को बहुत समानता दी गई है और कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा उदारता है आज के टाइम में, तो बहुत लिबर्टी है उनको। लेकिन उस वक्त में इतना विद्रोह करना और अपनी बात को मनवाना और उसके पीछे एक जिद की तरह से लग जाना, वो बहुत बड़ी चीज़ है और वो बहुत मायने रखती है।
और शायद उसी वजह से आज आप सिर्फ रंजीता सिंह नहीं, रंजीता सिंह फलक हैं। शुक्रिया लोकेश। बहुत अच्छा लगा आपसे बात मुझे भी करके। बहुत अच्छा लगा आपसे इस मुलाकात में, और मैंने भी आपके अंदर के एक बहुत संवेदनशील व्यक्ति को देखा कि आप ढूंढ कर इतनी दूर से, तो ये चीज़ें भी आपके अंदर भी एक सोशल एक्टिविज्म है। तो मुझे नहीं पता कि आपको पता है कि नहीं कि आपके अंदर क्या है, लेकिन ये है, और मैं इस बात के लिए आपकी कदर करती हूँ कि आप जो भी यूट्यूब चैनल्स पे अपने जो बना रहे हैं, दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप एक सामाजिक हित में इस काम को कर रहे हैं, और मैं बहुत सारी आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि लोग आपसे बहुत जुड़े और इस तरह का आपका काम हमेशा चलता रहे और आप बहुत सफल हों। रंजीता जी, आप जैसे लोगों से हम मिलते हैं तो कुछ ना कुछ हमें भी सीखने को मिलता है, और तभी हम अपने दर्शकों से बार बार ये कहते हैं कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जो एक पूरी जो एक जर्नी है उसको आप इस तरह से हमारे प्रोग्राम एहसास आपके अल्फाज हमारे के जरिए आप लोगों तक पहुंचाएं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज के दिन बहुत ज़्यादा कारगर है, उसका पूरा फ़ायदा उठाएं, तो आप हमें अपनी पूरी प्रोफाइल जो है वो हमें भेज सकते हैं ईमेल के द्वारा। हमारा ईमेल आईडी है gupta.lokesh18@gmail.com। हम आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे और उसके बाद आपको इस प्रोग्राम में स्थान दिया जाएगा ताकि आप भी अपनी बात पूरे जोर शोर के साथ दर्शकों के सामने रख पाएं। इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता जी, और उम्मीद करेंगे फिर से आपसे हमें मिलने का मौका मिले। ज़रूर ज़रूर लोकेश जी, मैं उम्मीद करूं कि आपकी ये जर्नी बहुत लंबी चले और हमारी मुलाकात फिर हो, बहुत अच्छी और सुखद मुलाकात रही। शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।